नमस्कार, न्यूज़ स्टेट देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर है देहरादून से जुड़ी हुई, जहां पर कर्मचारियों का आंदोलन 3 दिनों के लिए स्थगित किया गया है। मुख्य सचिव के साथ बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। मुख्य सचिव ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है, जिसके बाद ये आंदोलन स्थगित किया गया है। फिलहाल ये 3 दिनों के लिए आंदोलन स्थगित हुआ है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जांच के विरोध में धरने पर बैठे थे कर्मचारी। 3 दिनों में जांच का आदेश वापस शासन ले, ये मांग थी। और अब मुख्य सचिव से बातचीत के बाद सचिवालय कर्मचारियों ने आंदोलन को फिलहाल 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है और 3 दिनों के अंदर ही इस जांच के आदेश को वापस लेने की मांग की जा रही है। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं देहरादून से। सुरेंद्र, किस आधार पर यह आंदोलन 3 दिनों तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? देखिए कुंदन, सचिवालय संघ के जो अध्यक्ष हैं दीपक जोशी, उनके खिलाफ कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करने के चलते शासन ने एक जांच बैठाई थी और अपर सचिव गृह को 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था, जिस पर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था सचिवालय संघ के जो पदाधिकारी आंदोलन करते हैं वो कर्मचारियों के हित में होता है और किसी भी तरीके से व्यक्तिगत ये आंदोलन नहीं होते हैं। और ये जो जांच है ये अवैधानिक है, गलत तरीके से बैठाई गई है। कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई करने के नियत से ये जांच बैठाई गई है और इसी पर यह प्रदर्शन चल रहा था। मुख्य सचिव से कर्मचारियों की वार्ता हुई है। मुख्य सचिव ने कहा है कि 3 दिन के भीतर हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल इस मामले से संबंधित आदेश जारी नहीं हुआ है या जांच को वापस नहीं दिया गया है, लेकिन 3 दिन के भीतर जो कर्मचारी हैं उन्हें ये विश्वास है मुख्य सचिव की वार्ता के बाद कि 3 दिन के बाद इस पर कोई ना कोई उचित कार्रवाई होगी। और अब जब तक ये कार्रवाई नहीं होती है तब तक के लिए फिलहाल कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को स्थगित किया है, यानी 3 दिन के लिए उन्होंने आंदोलन को स्थगित किया है और उसके बाद की जो रणनीति होगी वो मुख्य सचिव के अगले आदेश पर जारी होगी। कुंदन, सुरेंद्र बने रहिए, आगे भी खबरों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल सुरेंद्र डसीला बता रहे हैं कि किस आधार पर ये जो आंदोलन है 3 दिनों तक के लिए स्थगित किया गया है और इन 3 दिनों में सचिवालय संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जो जांच का आदेश दिया गया था उसे वापस लेना होगा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहाड़ में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1043 नए मामले सामने आए हैं, जबकि आज कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई है। राज्य में सबसे अधिक कोरोना के 366 मामले हरिद्वार से सामने आए हैं। इसके अलावा 23 उधम सिंह नगर में, 28 नैनीताल में, 37 देहरादून में, 10 उत्तरकाशी में, 6 टिहरी गढ़वाल में, 10 पौड़ी में, रुद्रप्रयाग में 4 मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 33,016 तक पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 22,077 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के कुल 10,374 एक्टिव केस हैं, जबकि 429 लोगों की अभी तक मौत हुई है। तो उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 1043 नए रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, तो अपने आप में चिंता बढ़ रही है इन आंकड़ों को देखने के बाद। कुछ ज़िले जो हैं वहाँ पर ज़्यादा संक्रमण की मार देखने को मिल रही है। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। हरिद्वार की अगर बात करें तो 366 मामले यहां से सामने आए हैं। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। जिलाधिकारी के मुताबिक अब प्रदेश में आने वाले लोगों को बॉर्डर पर अपनी कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी, नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें आसानी से प्रवेश नहीं मिल सकेगा। हालांकि जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं होगी वो कोरोना की जांच पैसे दे करके बॉर्डर पर करा सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आए हैं कि बॉर्डर पे भी सैंपलिंग जो है करवाई जानी है। तो अभी हमारा गवर्नमेंट का जो पहले से सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम तो चल ही रहा है और कल से मुझे पूरी उम्मीद है कि आशा रोड़ी बॉर्डर के ऊपर जो है हमारा सैंपलिंग जो है वो प्राइवेटली भी शुरू हो जाएगी। जो लोग अगर अपना सैंपल करा करके नेगेटिव रिपोर्ट लेके आते हैं वो आ सकेंगे इजीली, और जिनके पास नहीं होगी वो वहीं बॉर्डर पे ही उनके टेस्ट को कराया जाएगा। हमारी लैब्स हैं, जो लैब्स टेस्टिंग कर रही हैं, खास करके जो प्राइवेट लैब्स हैं, उनको भी ये निर्देशित किया गया है
कि जिसके भी वो सैंपल कर रहे हैं वो बिना SRF-ID जनरेट किए और बिना ऑनलाइन पोर्टल के कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे। और उसके अलावा अगर उसमें कोई भी पॉजिटिव केस आता है तो अगर उसके प्राइमरी कांटेक्ट की सैम्पलिंग वो कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको भी जो है वो अपने फॉर्म में मेंशन करेंगे। बागेश्वर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2 तक पहुंच चुकी है। बीते देर रात महाराष्ट्र से वापस आए प्रवासी की मौत का मामला सामने आया। प्रशासन ने कोरोना संदिग्ध मानते हुए उसकी कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंत्येष्टि की। वहीं आज से महाविद्यालय में शुरू हुई परीक्षाओं के दौरान एक छात्र पॉजिटिव पाया गया। सीएमओ BD जोशी ने बताया कि मृतक द्वारा बागेश्वर वापस आने पर जांच के दौरान अपने को हापुड़ से आया हुआ बताया गया था। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त व्यक्ति के बच्चे को टेस्टिंग के लिए भी कहा गया था। उन्होंने बताया कि बीती रात क्षेत्र की जनता से मालूम हुआ कि उक्त व्यक्ति की मौत हो गई है और वो महाराष्ट्र से वापस लौटा था। 7 जो पॉजिटिव आए हैं वो कल रात में आए थे, RT-PCR से पॉजिटिव आए थे। और जो स्टूडेंट एक आज मॉर्निंग में एक वहाँ से इंफॉर्मेशन आई थी कुछ बच्चों के टेम्परेचर ज़्यादा है थर्मल स्क्रीनिंग में, तो उसके लिए हमने टीम भेजी थी, एंटीजन टेस्ट करवाए, तो उसमें से एक बच्चा पॉजिटिव आया है। हल्द्वानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब निजी अस्पतालों को कोविड मरीजों के इलाज की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए शहर के 6 निजी अस्पतालों को चुना गया है। सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी ने इन अस्पतालों में 25-25 बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। सीएमओ की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में चयनित 6 निजी अस्पताल कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास पर कुंभ मेले को लेकर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि मेले में सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मेलाधिकारी दीपक रावत ने कुंभ मेला क्षेत्र में सड़क, घाट, पार्किंग, शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी। साथ ही IG कुंभ मेला संजय गुंजियाल ने क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक प्लान का प्रस्तुतिकरण भी किया। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि अभी तय नहीं हुआ है कि विधानसभा सत्र कैसे होगा, लेकिन जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा कि विधानसभा सत्र वर्चुअल कराया जाए या फिर सीधे होगा। इंदिरा हृदयेश के मुताबिक विपक्ष कोरोना महामारी में सरकार की व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और कर्मचारियों के वेतन को लेकर सरकार से जवाब मांगेगी और सड़क से लेकर सदन तक सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। 4 कार्यस्थगन ला सकते हैं, 5 होते हैं, एक हम दूसरे लोगों के लिए छोड़ देते हैं, तो 4 का मतलब 12 ला सकते हैं। तो हमने उनसे कहा 12 कार्यस्थगन तुम्हें पकड़ा देंगे, लिखित उत्तर देना चाहो लिखित दे देना, हाउस में देना चाहो हाउस। मुख्य मुद्दे तो सबसे पहले तनख्वाह नहीं मिल रही, नौकरी से निकाले जा रहे हैं। जो निकाल दिए गए उपनल आदि से उन आदमियों के बारे में बात बताएं, और जो निकाले गए उनके बारे में वो क्या कर रहे हैं। बेरोजगारी भारी बढ़ गई है, उनका क्या होगा। तो मुख्य मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिंदी दिवस के मौके पर प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है और उस पर हमें बहुत गर्व है। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि अब केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हो रहा है। सभी लोगों को हिंदी को अनिवार्य तौर पर अपने व्यवहार में अपनाना चाहिए। हिंदी भाई बहनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की राजभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। आज वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी है। किसी भी देश की मातृभाषा ही अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने में मददगार होती है, या हम कह सकते हैं कि भाषा ये संस्कृति की संवाहक होती है। हिंदी भाषा के संरक्षण
एवं संवर्धन के लिए कार्यालयों में, बोलचाल में, सभी में हिंदी का प्रयोग हमें करना होगा। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का और तेजी से प्रचार प्रसार हो, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। आइए हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लें। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के सप्ताह को उत्तराखंड सरकार सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने वीडियो संदेश जारी कर इसका ऐलान किया है। आगामी 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इस अवसर पर हम सब लोग गरीबों की सेवा करें, हम रक्तदान करें, जो कष्ट में हैं उनके कष्ट में उनके साथ खड़े हों। कोविड महामारी के कारण अनेक लोग पीड़ित हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। उनकी सेवा के लिए फलों की व्यवस्था, उनकी औषधि की अगर कोई आवश्यकता है या अन्य तरह की कोई उनकी अगर आवश्यकता है तो हम कैसे उनका सहयोग कर सकते हैं, इस पर जरूर हम लोग विचार करें। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ आपदा काल में मृत लोगों के नरकंकालों की फिर से खोज होगी और उनका डीएनए लिया जाएगा। इसके लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं जो विभिन्न ट्रैकिंग रूट पर नरकंकालों की खोजबीन करेगी। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर इन टीमों को केदारनाथ धाम से 16 सितंबर को रवाना करेंगे। टीम में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया है जो इन ट्रैकिंग रूट की जानकारी रखते हैं। आपको बता दें कि आपदा के समय हजारों की संख्या में लोगों ने जंगलों में जाकर अपनी जान को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन वो रास्ता भटक गए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में हर साल इनके नरकंकालों की खोजबीन की जा रही है। ये टीम अलग अलग 10 रूटों पे जाएगी, सर्च करेगी वहाँ पे, और इनके पास वीडियो कैमरेज होंगे, प्लस बॉडी बैग्स होंगे, और डीएनए सैंपल लेने के लिए पत्राचार किया जा चुका है और नियरेस्ट जो पोस्ट है वहाँ जाके डीएनए सैंपल भी लिया जाएगा। और जब ये कार्रवाई टोटल लगभग 1 सप्ताह चलेगी और मेरे पर्यवेक्षण में चलेगी और 16 तारीख से ये अभियान शुरू हो रहा है और जिसका ड्यूरेशन लगभग 1 सप्ताह रहेगा, 2 सप्ताह। रुद्रप्रयाग में मौसम साफ होने के बाद अब केदारनाथ यात्रा ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। बरसाती सीजन में जहां पहले हर दिन 20 से 50 के करीब ही तीर्थयात्री पहुंच रहे थे, लेकिन अब मौसम साफ होने से 400 के करीब तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगा रहे हैं, जिससे केदारनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 14,800 तक पहुंच गया है। वहीं मौसम साफ होने से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में भी तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी, जहां एक और राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच जगह जगह बाधित हो रहा था। वहीं गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही करना किसी खतरे से खाली नहीं था। बीच बीच में गौरीकुंड पैदल मार्ग ध्वस्त होने से यात्री बेहद परेशान हुए। सोनप्रयाग में पैदल मार्ग के ठीक होने का इंतजार करना पड़ा। हालांकि बरसाती सीजन में कम ही संख्या में तीर्थयात्रियों ने भारी परेशानियां उठाकर बाबा के दर्शन किए, लेकिन अब मौसम साफ हो चुका है तो यात्रियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। जब से बरसात बंद हुई है तब से श्री केदार यात्रा ने थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा है और प्रतिदिन लगभग 350 से 400 तीर्थयात्री आ रहे हैं श्री केदार में दर्शन के लिए। अब कल शाम तक 14,800 लोगों ने, तीर्थयात्रियों ने श्री केदार में दर्शन कर लिए हैं और पिछले कुछ दिनों से जब से बरसात बंद हुई है हल्की हल्की मात्रा में बढ़ रहा है। देखिए पैदल मार्ग ठीक है, बारिश में 2-4 बार अवरोध आया था, लेकिन अभी बिल्कुल क्लियर है, तीर्थयात्री आराम से आ जा रहे हैं।
बद्रीनाथ में राज्य सरकार के हेलीपैड पर इस साल का पहला हेलीकॉप्टर उतरा है। रविवार और सोमवार को 5 लोगों ने हेलीकॉप्टर से पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले 4 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस साल हवाई सेवा पर रोक लगी थी। लेकिन अब 4 धाम यात्रा के लिए हवाई सेवा सुचारू रूप से चलने लगी है, जिसके बाद अब तीर्थयात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने लगी है। आपको बता दें कि जो भी तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुँचेगा उसे 7 दिन तक राज्य में क्वारंटीन रहना होगा, नहीं तो 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रुद्रप्रयाग में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने और मास्टर प्लान के विरोध में तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी धरने पर बैठे। अब किमाड़ा गांव के भोलेश्वर महादेव मंदिर में अर्धनग्न अवस्था में धरना शुरू कर दिया है। इससे पहले आचार्य त्रिवेंद्र ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में धरना दे रहे थे। वहीं केदारनाथ में भी तीर्थ पुरोहितों का क्रमिक अनशन 46वें दिन भी जारी है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन 3 महीने से चल रहा है। आचार्य संतोष त्रिवेदी अर्धनग्न अवस्था में केदारनाथ मंदिर प्रांगण में धरना दे रहे हैं। 3 माह से देवस्थानम बोर्ड का विरोध और मास्टर प्लान का विरोध करते आ रहा हूँ। केदारनाथ से ऋषिकेश से और अब अपने गांव में हमारे पंचगांव का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भक्तों का भी महत्व है। अब मैं यहाँ जो है सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए यहाँ अनुष्ठान कर रहा हूँ और मैं ये अनुष्ठान तब तक करता रहूँगा जब तक सरकार की शुद्धि बुद्धि न हो। पौड़ी जिले के देवरगढ़ क्षेत्र में स्थित मां राजेश्वरी सिद्धपीठ मंदिर के कपाट कोरोना महामारी के चलते अभी तक भक्तों के लिए बंद थे, लेकिन अब मंदिर समिति ने शारदीय नवरात्रि में मंदिर के कपाट को भक्तों के लिए खोलने का फैसला किया है। मंदिर समिति ने बताया कि नवरात्रि में माता के दर्शन को जो भी श्रद्धालु इस सिद्धपीठ में पहुंचेंगे उन्हें कोरोना पर बनी सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा, तभी वे मंदिर में प्रवेश कर नवरात्रि में माता के दर्शन कर पाएंगे। आपको बता दें कि सिद्धपीठ में माता की अखंड ज्योत कई सालों से जलती रहती है और यहां पर हर साल भक्तों का तांता लगता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली नजर आ रही है। हमने बीच में खोले थे मंदिर, लेकिन जब श्रीनगर के आसपास के क्षेत्रों में ये जानकारी आई कि साहब केस बढ़ने लगे हैं, तो फिर पुनः हमको मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद करना पड़ा। और अब जैसे नवरात्रि आ रहे हैं तो पूजा तो चलती रहेगी, लेकिन हम ये भी देखेंगे समसामयिक क्या होता है, ये तब ये कोरोना की दशा क्या होती है। लेकिन भगवती का मंदिर हम ही चाहेंगे कि मंदिर खुलेगा और श्रद्धालु जो है सोशल डिस्टेंस के साथ में और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो है मंदिर में आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।